मेरा नाम नीरज है। आज भी मैं उसके सामने बैठा हुआ बहुत रो रहा था, उसे याद कर रहा था, कह रहा था कि प्लीज मेरी जिंदगी में दोबारा से शामिल हो जाओ। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाओगी। हर रात मेरी इसी तरह से गुजरती थी। उस काली अंधेरी रात की तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे बारिश आने वाली है। मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए था, मगर मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि घर चला जाऊं, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरी मोहब्बत नाराज हो जाएगी और मैं अपनी मोहब्बत को एक सेकंड के लिए भी नाराज नहीं करना चाहता था। तभी चौकीदार आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो कहने लगा कि साहब, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मौसम खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश पड़ने वाली है। अभी तो रात के सिर्फ 3 बजे थे और मैं यहाँ से सूरज की पहली रोशनी पर जाता था। यही मेरी जिंदगी थी और यही मेरा सब कुछ था, मगर अब मैं मौसम की खराबी की वजह से यहाँ से जाने पर मजबूर हो गया था। मैंने अपनी मोहब्बत को अलविदा कहा और मैं वहाँ से अपनी आंखों में आंसू लिए वापस आने लगा था। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। सड़क पूरी तरह से सुनसान पड़ी थी। सड़कों पर जोर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे। मैं जानता हूँ कि एक ऐसी सुनसान सड़क पर मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था, तब भी जब आधी रात का समय हो रहा हो। जिस जगह पर मैं आया हुआ था वहां आने के लिए इंसान का बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, लेकिन मैं तो इस समय एक इतने बड़े सदमे से गुजर रहा था जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी जिंदगी बड़ी वीरानी में गुजर रही थी। जिसको मैंने अपने दिल से लगाया था वो मुझसे दूर हो गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही सब सोचते हुए मैं सड़क पर चलते चला जा रहा था। रात के इस अंधेरे में अचानक एक रोशनी चमकी, जो शायद सामने से आई हुई किसी गाड़ी की रोशनी थी। मैं कुछ समझ नहीं सका। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखों पर पड़ने लगी। मैंने अपने हाथ को आंखों से लगाया, अपनी आंखों से उस चमक को दूर करने की कोशिश की, मगर उस तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी बड़ी गहरी चोट आई थी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कब होश आया ये तो मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो मैं एक बंद कमरे में मौजूद था। यहाँ पर मशीनें रखी हुई थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। शायद गहरी चोट आई थी। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और शायद मैं अस्पताल के किसी कमरे में मौजूद था। मैं रो रहा था कि मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। मेरा सब कुछ तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। आखिर मुझे जिंदगी दोबारा से क्यों मिल गई? मैं अपनी बीती हुई जिंदगी में चला गया था, तब जब मुझे उससे प्यार हुआ था। रोते रोते मुझे सब कुछ याद आने लगा कि काश वो दिन दोबारा से वापस आ सकते। वो मेरा पिछला 1 साल, जब मेरी जिंदगी का सबसे हसीन साल हुआ करता था। मैं 1 साल पुरानी यादों में खो गया था, जब मेरी मुलाकात नैना से हुई थी। उस दिन मेरा इस बड़े से कॉलेज में पहला दिन था। मैं जानता था कि इस कॉलेज में मैंने बड़ी मुश्किल से एडमिशन पाया है। मुझे कुछ भी करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। मेरे परिवार में मेरी एक जवान बहन और मम्मी थी। पापा की मौत तो 7 साल पहले हो चुकी थी। पापा जब जिंदा थे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन पापा के मरने के बाद हम लोग परेशानी भरी जिंदगी गुजारने लगे थे। वैसे तो हमारे हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसा भी था जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर रही थी। मगर अब तो हम लोग पाई पाई के लिए तरस रहे थे। मेरी मम्मी लेडीज टेलर थी, औरतों के कपड़े सिया करती थी। वो कपड़े सिलने में इतनी माहिर थी कि उन्होंने पापा के मरने के बाद गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल लिया था। उन्हीं की वजह थी कि वो अपनी मामूली सी कमाई से अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। मगर मेरी मम्मी चाहती थी कि उनके दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ें। पापा के मरने के बाद मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन मैं पढ़ना चाहता था। मम्मी ने जब मेरे दिल में पढ़ाई के प्रति लगन देखी तो उन्होंने मेरा एडमिशन शहर के सबसे महंगे और अच्छे कॉलेज में करवा दिया। ये बात ठीक थी कि इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरी मम्मी भी मुझे कामयाब देखना चाहती थी। बहन को तो जैसे तैसे उसकी पढ़ाई से रोक दिया गया था। इंटर करने के बाद वो मम्मी के साथ सिलाई के काम में उनका साथ देने लगी थी। मगर मैं इस कॉलेज में आया तो बहुत घबराया हुआ था। मेरी मम्मी ने पूरे 2 लाख रुपए जमा करके यहाँ पर मेरा एडमिशन करवाया था और अभी ना जाने और कितने पैसे देने बाकी थे। फिलहाल मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे मुझे इस कॉलेज में लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका था।
एक दिन मेरी टक्कर एक ऐसी लड़की से हुई जो बेहद खूबसूरत थी। उसको देखकर जैसे मैं कहीं खो सा गया था। ये कौन थी, ये खूबसूरत हसीना? ऐसा नहीं लगता था कि ये लड़की इसी धरती की है, ऐसा लगता था जैसे किसी परलोक से आई है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी, और यही वो ऐसी लड़की थी जिसको मैंने आज पहली बार इतनी गौर से देखा था। मैं एक शरीफ लड़का था, मेरी नज़र लड़कियों पर नहीं रहती थी, और ना ही मैं ऐसा लड़का था जो ज्यादातर अय्याशी में और बिगड़े हुए लड़कों के साथ अपनी जिंदगी गुजारता था। उससे मेरी टक्कर हुई तो मैंने उसे संभाल लिया था। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वो खामोशी से आगे बढ़ गई थी, बल्कि मैंने उसे सॉरी बोल दिया था। शायद उसे मेरा सॉरी बोलना पसंद आया था, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं चाहता तो उसे सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि टक्कर उसकी वजह से हुई थी। वो ही अपनी दोस्तों के साथ बातों में इतनी मगन थी कि उसने सामने की तरफ देखा ही नहीं। वो आगे चली गई और मैं उसे पीछे से देखता रहा। उसने तो मुझे पलटकर भी नहीं देखा। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी। मेरा उससे सामना कई बार हो चुका था, और तो और मेरी वो सीनियर थी। एक दिन मैं अपने कॉलेज से घर जा रहा था कि जब मैंने देखा कि वो लड़की बीच रास्ते में बड़ी परेशान खड़ी हुई है। मैंने अपनी स्कूटी रोकी और उससे कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो परेशान होते हुए कहने लगी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर रास्ते में उसे ठीक करवा रहा है। कॉलेज की सारी लड़कियां जा चुकी हैं, मैं ड्राइवर के आने का ही इंतजार कर रही हूँ। बार बार ड्राइवर को फोन कर रही हूँ और वो यही कहता है कि अभी गाड़ी ठीक हो रही है। मैंने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हो? मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ जो अपनी मीठी मीठी बातों में लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा कि आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता बल्कि किसी मकसद की वजह से आपसे ऐसा कह रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उसके सामने की और कहा कि आप मेरी स्कूटी से अपने घर चली जाइए। आपसे स्कूटी चलानी तो आती ही होगी, मैं पैदल ही अपने घर चला जाता हूँ। जिस सड़क पर वो लड़की खड़ी हुई थी वो बहुत सुनसान सड़क थी, उधर की तरफ कोई सवारी आती जाती भी नहीं थी। हमारा कॉलेज वैसे भी बहुत सुनसान इलाके में बना हुआ था, इसलिए ज्यादातर लड़के लड़कियां अपनी ही सवारी से जाया करते थे। लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा रास्ता आता था जहां पर हमें सवारी दिखाई देती थी। उस लड़की ने मेरी स्कूटी की चाबी अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन वो शर्मिंदा हो रही थी। मैं समझ गया था कि वो मेरी स्कूटी पर मेरे साथ नहीं बैठना चाहती। मैंने उससे कहा था कि हाईवे आ जाने पर आप मुझे मेरी स्कूटी वापस कर देना, मेरी स्कूटी मेरे लिए बहुत कीमती है। फिर वहां से आप सवारी पकड़कर अपने घर चली जाना, तब तक मैं पैदल चलता हूँ। और मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया था। मैंने देखा था कि वो लड़की धीरे धीरे अपनी स्कूटी लेकर आ रही थी और मुझे बड़े गौर गौर से देख रही थी। थोड़ी दूर गाड़ी पर चलने के बाद उसने स्कूटी रोक दी और कहने लगी कि अच्छा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने तो अपनी पूरी स्कूटी ही मेरे हवाले कर दी। ये लो, तुम अपनी स्कूटी खुद चला लो, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाती हूँ। मैंने उसे मना भी किया, मगर वो मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा हो गया। उसके बाद मैंने उसे हाईवे आने तक छोड़ दिया था। वो लड़की कहने लगी कि बस मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं यहाँ से सवारी लेकर चली जाऊंगी। फिर उसके बाद वो ऑटो में बैठकर चली गई थी। शायद वहाँ से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। उस लड़की ने मुझे बातों ही बातों में बताया था कि उसे किसी का इंतजार करना ज्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई उसे इंतजार करवाता है तो वो इंतजार नहीं करती बल्कि अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। और आज मैंने उसकी मदद की तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। फिलहाल मैं अपने घर आ गया था। अगले दिन फिर से मेरी कॉलेज में उस लड़की से मुलाकात हुई। इस बार वो खुद मेरे सामने आई थी और उसने मुझे हेलो कहा था। उसने अपना नाम मुझे करुणा बताया था। उसने कहा कि उसके दोस्त उसे प्यार से किरण बुलाते हैं। उसने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने कल मेरी मदद की और जो मेरी मदद करता है उसे मैं अपना दोस्त बना लेती हूँ। उसने कहा कि तुम भी मुझे प्यार से किरण ही बुलाना। मैं खुश हुआ था और मुझे उससे दोस्ती करना अच्छा लगा था। कॉलेज में हम दोनों जब भी मिलते तो वो मेरे साथ दोस्तों की तरह बिहेव करती थी। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी तरह लगभग 3 महीने गुजर गए थे। मन ही मन मैं भी करुणा को चाहने लगा था, लेकिन कहाँ वो और कहाँ मैं। वो एक अमीर बाप की बेटी थी जबकि मैं गरीब इंसान जिसकी माँ सिलाई किया करती थी।
तब मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन किरण ने मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। किरण को बड़ी हैरानी हुई थी कि तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, देखने के भी हैंडसम हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम गरीब हो, ऐसा लगता है जैसे तुम भी हम जैसे ही हो। मैंने उससे कहा कि किसी गरीब की शक्ल पर लिखा हुआ नहीं होता कि वो गरीब है, हालात उसे ऐसा बना देते हैं। किरण को मेरी बातें बहुत पसंद आई थी। उसने कहा था कि वैसे तो उसने जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, मगर मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था। कॉलेज के डीन ने मुझे फीस के लिए कहा था। अभी मुझे यहाँ पर पढ़ते हुए 3 महीने ही तो गुजरे थे, 4था महीना चल रहा था और अभी से ही मेरी फीस चढ़ गई थी। शुरू के दिनों में तो मम्मी ने फीस दे दी थी, मगर अब फीस के पैसे नहीं बचे थे। करुणा मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगी। मैं उसे क्या बताता कि मैं क्यों परेशान था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं खामोश रहा और उसके पास से उठकर चला गया। मगर करुणा ने मेरी परेशानी की वजह पता लगा ली थी और फिर उसने खामोशी से मेरी फीस जमा करवा दी। जब अगले दिन मैंने अपनी स्कूटी बेचने का फैसला किया और डीन से कहा कि मैं आपको कल पक्का फीस लाकर दे दूंगा, सिर्फ मुझे 1 दिन की मोहलत और दे दीजिए। डीन ने मुझे बताया कि तुम्हारी फीस तो जमा हो चुकी है। ये सब सुनकर मैं चौंक गया था। भला मेरी फीस किसने जमा कर दी? उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी फीस कॉलेज की ही एक लड़की ने जमा कर दी है। मैंने जब उनसे उसका नाम पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि करुणा ने मेरी फीस जमा की है। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं करुणा के पास आया और मैंने उसे गुस्से से कहा कि तुमने मेरी फीस जमा क्यों की है? वैसे तो जैसे मुझे गुस्से में देखकर वो घबरा गई थी। कहने लगी कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक दिन तुमने मेरी मदद की थी, मेरी खातिर तुम रास्ते पर पैदल चल रहे थे। अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो कोई बुरी बात नहीं, दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। न तुम अपनी फीस की वजह से परेशान थे और मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती थी। मैंने कहा करुणा, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह मेरी मदद करो। करुणा कहने लगी कि तुम परेशान नहीं हो, मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम्हारी भी तकदीर बदलेगी, तुम इस बात का बुरा मत मनाओ। मैंने तो तुम्हारी मदद का बदला तुम्हें दिया है। एक तरफ तो मैं बेफिक्र भी हो गया था कि मेरी फीस जमा हो गई है और दूसरी तरफ मैं बहुत शर्मिंदा भी हो रहा था। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजरते गए। जब जब मैं परेशान हुआ, करुणा खामोशी से मेरी फीस जमा करवा दिया करती थी। हालांकि मैं सबसे बहुत शर्मिंदा होता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी पैसों से मदद किया करे, लेकिन करुणा बाजी नहीं आती थी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया कि वो इतनी अमीर लड़की मुझ जैसे गरीब लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। मेरा साथ उसे इतना पसंद आया कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी और अब वो मुझे नहीं छोड़ सकती। बदले में मुझे भी उससे मोहब्बत करनी होगी। मैंने करुणा से मना भी किया था कि तुम्हारी मेरी मोहब्बत कभी सफल नहीं हो सकती। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है। इस तरह हम दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। मुझे डर लगता था कि कहाँ मैं और कहाँ करुणा। वो इस बात को समझती क्यों नहीं है। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मैं बहुत खुश रहता था। ऐसा करुणा की वजह से था, क्योंकि करुणा जैसी लड़की की मोहब्बत पाकर मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं इतना खुश रहने लगा था कि मुझे देखकर मेरी मम्मी और बहन भी बहुत खुश होती थी, क्योंकि बहुत समय के बाद मुझे खुशी महसूस हुई थी। अब तो जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आती थी वो मैं आसानी से काट लेता था। करुणा के साथ ने मुझे बहुत हिम्मत वाला बना दिया था। कॉलेज में भी हम लोग ज्यादातर साथ रहते थे। कॉलेज के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में एंजॉय करने के लिए जाते थे और हम दोनों की एक दूसरे से फोन पर भी बात होती थी। करुणा एक दिन मेरे घर भी गई थी। मैंने उसकी मुलाकात अपनी माँ और बहन से करवाई थी। करुणा के महंगे कपड़े और उसकी बड़ी सी गाड़ी देखकर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा, ये लड़की तुम्हारी दोस्त है या फिर कोई और बात है। मैंने मम्मी से कहा था कि अभी इस बारे में बात नहीं करते। मेरी माँ और बहन ने करुणा का हमारे घर में बहुत अच्छे से स्वागत किया था। वो मेरे घर आकर बहुत खुश हुई थी। यहाँ तक कि उसने मजाक में मेरा घर देखकर मेरी माँ और बहन के सामने ये भी कह दिया था कि अच्छा, ये है वो खूबसूरत महल जिसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर मेरी माँ और बहन को पक्का यकीन हो गया था कि करुणा और मेरे बीच दोस्ती से भी बढ़कर कुछ है। थोड़ी देर वक्त गुजारकर वो मेरे घर से चली गई थी, मगर उसका कहना था कि उसे मेरे घर आकर बहुत अच्छा लगा। उसके जाने के बाद मम्मी ने मुझे यही समझाया था कि तुम ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हो जिसकी शादी तुम्हारे साथ होना पॉसिबल नहीं है।
ये लड़की बहुत अमीर है और हम लोग बहुत गरीब हैं। मैंने मम्मी से कहा था कि मैं जानता हूँ और ये बात मैं कई बार करुणा को भी बोल चुका हूँ, मगर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उसका कहना है कि उसे दौलत से प्यार नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। मम्मी, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मेरी मम्मी को मेरी बात सुनकर तसल्ली हो गई थी। उन्हें करुणा बहुत पसंद आई थी। कुछ दिन गुजरे तो करुणा ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पापा ने हम दोनों को साथ देख लिया था। उन्होंने उससे पूछा था कि तुम्हारे साथ वाला लड़का कौन था। करुणा ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। करुणा कहने लगी कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको बोल दिया है कि मैं शादी करूंगी तो नीरज से ही करूंगी। मेरी खुशी नीरज के साथ ही है। वैसे भी मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, वो कभी भी मेरी बात को नहीं टालेंगे। मैंने करुणा से कहा कि ये तुमने क्या कर दिया करुणा, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारे पापा मुझसे मिलने के बाद हम दोनों की मोहब्बत से इनकार न कर दें। करुणा कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पापा को पहले ही मना चुकी हूँ, तभी तो वो तुमसे मिलने के लिए राजी हुए हैं। वो तुमसे मिलकर हम दोनों के रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तुम्हारे घर आना चाहते हैं रिश्ता लेकर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करते। मैंने देखा है मेरे पापा गरीबों की बहुत मदद करते हैं। मेरे पापा को खुशी हुई कि मैंने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की है जो पढ़ा लिखा और ईमानदार इंसान है। क्या तुम मेरे पापा से मिलने के लिए तैयार हो? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से मिल लूंगा। करुणा ने जब मुझे ये बताया था तो मुझे टेंशन हो गई थी कि ना जाने उसके पापा मुझसे मिलने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसने मुझे पूरी तसल्ली दिलाई थी कि उसके पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हैं। फिर मैं यही सोचकर अपने आप को तसल्ली दे दिया करता था कि करुणा ने जो कहा है वो जरूर सच होगा, मुझे इतना घबराना नहीं चाहिए। करुणा के पापा ने मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। मैं उनसे मिलने गया तो जैसे ही मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए थे। मुझे उनका ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। वो मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या करते हो। मैंने उन्हें बताया कि अभी तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग पूरी होते ही किसी जॉब पर लग जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या ये सच है कि तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? मैंने कहा कि जी अंकल, मैं करुणा से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि बरखुरदार, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी बेटी से दिल लगाकर। वो हमारी बेटी है, कोई खिलौना नहीं है जो कोई भी ऐरा गैरा उससे मोहब्बत करने लग जाए। उनकी बात सुनकर तो जैसे मेरा पूरा ध्यान उन पर ही चला गया था। उन्होंने कहा, हमारी बेटी लाखों करोड़ों की मालकिन है, गरीब इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती है? चलो मान लिया कि हमारी बेटी से गलती हो गई, मगर तुम तो समझदार थे ना, तुमने मेरी बेटी के करीब जाने की कोशिश भी कैसे की? मैं कभी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आपने तो करुणा से कहा था कि आप हम दोनों की मोहब्बत के लिए तैयार हैं। आप मुझसे करुणा के और मेरे रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो फिर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो कहने लगे कि करुणा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उसकी पूरी जिंदगी की फिक्र है। हम हाई क्लास लोग हैं तो अपनी बेटी का रिश्ता भी हाई क्लास लोगों में ही करेंगे ना कि तुम जैसे गरीब लड़के के साथ जो कोई नौकरी भी नहीं करता। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप सिर्फ मुझे 1 साल का समय दो, मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। मगर वो मेरी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम गरीब हो और हमेशा गरीब ही रहोगे। हमें अपनी बेटी के लिए खानदानी अमीर घर के लड़के का रिश्ता चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरी बेटी के सपने देखना छोड़ दो। तुम जैसे लड़के इसी तरह अमीर लड़कियों को पटाकर उनकी जायदाद पर ऐश करने के अच्छे तरीके जानते हो। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं उस इंसान को आवाज लगाता रह गया था, मगर वो तो उठकर वहां से चला गया। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैं शर्मिंदा होकर अपने घर वापस आया तो अफसोस में बैठ गया था। मेरे पास मेरी मम्मी आकर बैठ गईं और उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैं अपनी मम्मी के गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरह करुणा को हासिल करूं। मम्मी ने मुझसे बहुत जिद की और पूछने लगी कि तुम क्यों रो रहे हो?
तो मैंने उनको करुणा के पापा की एक एक हरकत के बारे में बता दिया। मम्मी कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी आंखों में हैसियत से बढ़कर कभी भी सपने नहीं सजाने चाहिए। जितनी हैसियत है उतने ही सपने देखोगे तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब इंसान हैसियत से ऊपर सपने देखता है और उसके वो सपने टूट जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि अभी तुम्हें हो रही है। मम्मी की बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी। उस दिन मैं काफी टाइम तक अफसोस में रहा था। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि मैं करुणा को फोन करूं या नहीं। करुणा भी तो मुझे फोन कर सकती थी, वो भी तो मुझसे पूछ सकती थी कि आखिर तुम्हारी मेरे पापा से क्या बात रही। बल्कि नहीं, वो मुझे फोन क्यों करेगी? उसने तो खुद अपने पापा से मुझे जलील करवाने के लिए मिलने को कहा था। उसने मुझे पलटकर कॉल भी नहीं की। मुझे तो उससे बात करने में शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पापा ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मुझे तो करुणा की कॉल का इंतजार था, लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं की। 2 दिन गुजर गए थे। मैं बहुत परेशान रहा। काफी इंतजार के बाद भी करुणा की ना तो कोई कॉल आई थी और ना ही कोई मैसेज आया था। मैं समझ गया कि उसके पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे उससे दूरी ही बना लेनी चाहिए। मगर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जब करुणा का नंबर ट्राई किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी परेशानी भरी हालत में जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आया तो मेरी बहन टीवी देख रही थी। जब मेरी बहन ने मुझे टीवी की तरफ ध्यान देने के लिए कहा, जैसे ही मेरी नजर टीवी पर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। टीवी के स्क्रीन पर करुणा का फोटो आ रहा था और तो और बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि शहर के टॉप बिजनेसमैन बृजराज कपूर की बेटी करुणा कपूर की कल रात एक कार एक्सीडेंट में बड़ी भयानक मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। टीवी में दिखाया जा रहा था कि करुणा के पापा और मम्मी की रो रो कर बुरी हालत हो रही थी। वो लोग एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाला इंसान भी दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसका पता लगाया जा रहा है। ये खबर सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा था। मेरी बहन और मम्मी ने मुझे संभाला था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, करुणा मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। मेरी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरे लिए एक सपना है, मगर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फौरन ही अपने घर से निकला और शमशान घाट पहुंच गया था, क्योंकि अभी 2 नहीं बजे थे। मैं वहां पहुंचा तो वहां पर पुलिस और करुणा के माता पिता मौजूद थे। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे। सबकी आंखें नम थीं। करुणा के पापा ने जब मुझे देखा तो वो धीमे धीमे कदमों से चलते हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा देखो, मेरी बेटी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी इतनी कम है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर उसकी जिंदगी ज्यादा होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देता, मगर मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें उस दिन जो कुछ भी कहा, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए क्योंकि वो मेरे आगे हाथ जोड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे करुणा जिंदा है और कहीं से मेरे पास आ जाएगी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी आंखों के सामने करुणा की बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया था। मैं आखिरी बार उसे देखना चाहता था, मगर भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं आगे नहीं जा सका और पुलिस वालों ने कहा था कि एक्सीडेंट होने की वजह से बॉडी का चेहरा बुरी तरह से कुचल गया है, इसलिए उसका चेहरा कोई नहीं देख सकता। जिस समय शमशान घाट के अंदर करुणा की लाश को जलाया जा रहा था, उस समय मेरे दिल में एक अजीब सी आग लगी हुई थी। मैं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था और करुणा को बहुत याद कर रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मुझे उसकी एक एक वफा हमेशा याद रहेगी। काश उसकी मौत ना होती, उसके बजाय मैं इस दुनिया से चला जाता। मैं उसके बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगा। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, मगर मुझे जिंदा रहना था, मेरी बहन और मेरी माँ के लिए। अगर मैं उन दोनों को छोड़कर चला जाता तो ना जाने उन दोनों का क्या होता। जब आपकी जिंदगी से आपका सबसे प्यारा चला जाता है तो आपका भी मन करता है कि आप भी उसी के पास चले जाएं। मैंने अपने दिल को बड़ी मुश्किल से समझाया था। मैं आखिरी समय करुणा से ना तो बात कर सका और ना ही मिल सका। मुझे इस बात का बेहद अफसोस रहा। उसकी यादें मेरे दिल में आज भी जिंदा हैं।
बस उसी दिन से मैं हर रात शमशान घाट में उस जगह जाकर बैठने लगा जिस जगह करुणा की चिता जलाई गई थी। वहां बैठकर मैं उसकी यादों से बातें करता था। मेरा दिल नहीं मानता था, रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं रात को घर से निकलकर सारी रात शमशान घाट में बिताया करता था। जिस दिन से करुणा की मौत हुई थी उस दिन से एक भी रात ऐसी नहीं थी जिसे मैंने सुकून से सोकर अपने कमरे में गुजारा हो। मेरी हर रात करुणा की यादों में और उसके साथ बातों में गुजर जाती थी। मैं उससे अकेला ही बातें किया करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो शमशान घाट में उसी जगह पर मौजूद मेरी सारी बातों को सुन रही है। उस रात भी मैं शमशान घाट से निकल रहा था जब मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया और मैं अस्पताल में मौजूद था। ये सारी बातें सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जितना रोता उतना मेरे लिए कम था। करुणा की मौत को 2 महीने हो गए थे। मुझसे उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी सेहत भी कमजोर हो गई थी। मेरी माँ और बहन हमेशा मुझसे कहती थी कि उसका ख्याल मैं अपने दिल से निकाल दूं। वो पहले भी तुम्हारी नहीं थी और अब तो वो दुनिया से भी चली गई। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मेरी जिंदगी किन हालातों से गुजर रही थी। मेरे दिल में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अभी मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा इन सारी यादों में खोया हुआ था जब अचानक कमरे के अंदर एक आदमी आया। इस आदमी को मैं नहीं जानता था। शायद यही आदमी मुझे अस्पताल लेकर आया है। ये मेरे पास बैठ गया। इसने पहले मेरे हालचाल पूछे। मैंने इसे जवाब दिया कि मैं जिंदा हूँ, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं तो ना जाने कब से अपने मरने की दुआ मांग रहा था, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं जिंदा बच गया। मेरी बात सुनकर उसे हैरानी हुई और वो कहने लगा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा लगता है कि वक्त के सताए हुए हो। मैंने कहा कि आप सही कह रहे हो। मैं वक्त का सताया हुआ ही तो हूँ जो जीते जी मर चुका है, मगर आपके सामने बैठा है। मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ जो लोगों को दिखाई देती है, मगर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तुम देखने में तो पढ़े लिखे शरीफ घर के लगते हो। मुझे माफ करना, कल रात मेरी ही गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मगर तुम उस रास्ते पर क्या कर रहे थे? वहाँ तो शमशान घाट के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, उस शमशान घाट में मेरा सब कुछ है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि क्या मतलब? फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई कि करुणा मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या अहमियत रखती थी और आज भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी तो उसकी याद आने पर हर रात शमशान घाट में गुजारता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम जैसा इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, जो किसी लड़की के लिए इतना दीवाना है कि उसके मरने पर भी उसको नहीं भुला पा रहा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा, फिलहाल तो कोई काम नहीं करता। काफी समय से नौकरी तलाश कर रहा हूँ, मगर मेरी किस्मत ही खराब है। नौकरी भी कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें कहीं काम दूं तो क्या तुम काम करोगे? मैंने कहा कि हाँ, कर लूंगा। वो कहने लगे कि मैं विद्या इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। मेरा बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है, मगर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा कि कंपनी में नौकरी नहीं दोगे तो फिर काम कहाँ करवाओगे? तो वो कहने लगे कि दरअसल मुझे तुम जैसे ही खुददार, ईमानदार और समझदार इंसान की तलाश है। तुम ही तो हो जो मेरा काम कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया। वो कहने लगे कि मेरी एक ही बेटी है। मेरी पत्नी तो इस दुनिया में रही नहीं, मगर मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। ये बात 10 साल पुरानी है। जब मेरी बेटी की उम्र 12 साल थी, उस समय मेरी पत्नी भी जिंदा थी। हमारी पूरी फैमिली हिल स्टेशन घूमने के लिए गई हुई थी। दरअसल मेरी बेटी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। मेरे बेटे का नाम रोनित था। उन दोनों भाई बहन में सिर्फ 1 साल का ही फर्क था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब हम लोग घूमने के लिए गए तो हम पहाड़ी वाली जगह पर खड़े होकर फोटोज क्लिक कर रहे थे। उधर हमारे दोनों बच्चे भाग भाग कर खेल रहे थे। मेरी बेटी अपने भाई के साथ मौजूद थी। उसी समय मेरे बेटे का अचानक पहाड़ी के किनारे से पैर फिसल गया और वो लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर गया। ये सब मेरी बेटी ने अपनी आंखों से देखा था। उस समय वो जोर से अपने भाई को आवाज देने के लिए चली आई और बहुत रोई थी। मेरा बेटा हम लोगों को नहीं मिल सका। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी तो लाश के ना जाने कितने टुकड़े हो गए होंगे। ये सदमा मेरी बेटी के दिल पर लग गया था। बस उसी दिन के बाद से वो खामोश होकर रह गई। कभी कभी उसे दौरे पड़ जाते हैं, मगर उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। वो एक जिंदा लाश की तरह बैठी रहती है।
उसने अपने सबसे प्यारे भाई की मौत के गम को दिल से लगा लिया है, जिसको वो अपने दिल से आज तक नहीं निकाल पाई। उसके 2 साल बाद ही मेरी पत्नी की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई, तो मेरी बेटी और ज्यादा अकेली रह गई। मैं अपने काम पर ध्यान दिया करता था, बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। मेरी बेटी ने बड़ी मुश्किल से वो समय गुजारा है। कम उम्र में अपने भाई की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। वो हमेशा डरी सहमी रहती है। कभी कभी उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, मगर बोलती कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज नहीं है, उसकी आवाज है, मगर वो सिर्फ तभी बात करती है जब उसे अपने भाई की याद आती है। भाई की तस्वीर उठाकर वो उससे बातें करती रहती है, उसे बुलाती है, उसके सामने रोती है। भले ही इस बात को 12 साल हो गए, मेरी बेटी अब जवान हो गई, मगर उसके भाई की मौत का गम उसके दिल से अभी भी नहीं निकला। मैंने कहा, मगर आप मुझे ये कहानी क्यों सुना रहे हो? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी बेटी को खुश रखना होगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना होगा, मेरी बेटी को जिंदगी की तरफ वापस लौटाना होगा। अगर तुम ये सब करने में कामयाब रहे तो शायद मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं। मैंने उनसे कहा कि सर, मुझे माफ करना, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने पैसे चाहिए कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मुझे आपकी सारी दौलत का क्या करना है? मैं तो सिर्फ इतना कमाना चाहता हूं कि अपने परिवार से परेशानियों को दूर कर सकूं। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे लगा कि तुम दौलत के लालच में आकर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैंने कहा कि मुझे दौलत का कोई लालच नहीं है, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे अपनी कंपनी में नौकरी देनी होगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में भी नौकरी जरूर दूंगा, बल्कि अच्छी पोस्ट पर नौकरी दूंगा, जहाँ तुम्हारी सैलरी भी तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगी। उन्होंने मुझे अपना नाम विवेक प्रताप बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी को ठीक करना है। उन्होंने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था। 4-5 दिन अस्पताल में रहा और उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो घर चला गया था। मेरी मम्मी को भी खबर मिल चुकी थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मेरी मम्मी और बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उनको तसल्ली दी कि मेरी नौकरी लग गई है, तो वो लोग बहुत खुश हुई थी। अब मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हें मन लगाकर नौकरी करनी है, करुणा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, वो जा चुकी है, इसीलिए उसकी यादों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अब उन्हें कौन बताता कि इतनी आसानी से मैं उसे नहीं भूल सकता था। मैं हर रोज अपने फोन में उसकी तस्वीर देखता था, उसका नंबर ट्राई करता था, मगर उसका नंबर तो बंद जा रहा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए और फिर जब मैं रिकवर हो गया तो मैं विवेक प्रताप जी के घर चला गया था। वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरी मुलाकात अपनी बेटी से करवाई, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम विद्या था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसने अपने भाई की मौत के बाद से ही बाहर की दुनिया नहीं देखी। तुम इसे अपने तरीके से हैंडल करो, इसे खुश रखने की कोशिश करो। मैंने उनसे कहा था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी को ठीक करने की कोशिश करूंगा। दिन के समय तो मैं जॉब किया करता था, लेकिन दोपहर के 3 बजे तक विवेक साहब मुझे अपने घर भेज दिया करते थे, ताकि मैं यहाँ आकर उनकी बेटी के साथ वक्त गुजार सकूं। पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई थी तो वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। मैं उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो मुझे नजर उठाकर देख भी नहीं रही थी। उस बेचारी का सारा बचपन इसी सब में गुजर गया था और अब उसका पिता चाहता था कि वो अपनी जवानी को एंजॉय करे, इस सदमे से अब बाहर निकल आए। और उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था उसकी दिमागी हालत का। वैसे तो नौकर उसका ख्याल रखते थे, लेकिन नौकर भी उसे पूरा टाइम नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई। अब मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मैं उसे पूरा टाइम देता था, उसको खाना खिलाया करता था, उसको टाइम पर दवाई दिया करता था, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी किया करता था। हर वो कोशिश करता था जिससे वो बोल सके, मुझसे बात कर सके, मगर कई दिन तक कोशिश करने पर वो मुझसे बात नहीं करती थी। फिर मैंने कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जिससे एक दिन वो जोर से हंस पड़ी। मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सिर्फ मेरी तरफ देखती, उसके चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आती थी। एक दिन मैं उसे डांस करके दिखा रहा था, वो बिल्कुल नहीं हंसी, मगर जब मैं थक गया और अचानक मेरा पैर स्लिप हो गया तो मैं जमीन पर गिर पड़ा और वो मेरे गिरने से जोर जोर से हंस पड़ी थी। इतनी खिलखिलाकर हंसी थी कि पूरे घर में उसकी हंसी गूंज उठी। और फिर उस दिन के बाद से ही धीमे धीमे उसने मेरी सारी बातों को समझना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ हंसने लगी, बोलने लगी।
उसने अपने पिता को भी अपनी आवाज सुना दी। उसे मेरा साथ पसंद आने लगा था। पूरे 1 साल के बाद उसे उसके भाई के बाद मेरी तरफ से पूरा साथ मिला तो वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आने लगी थी। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। विवेक साहब अपनी बेटी की तरफ से अब खुश थे, क्योंकि इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा था। उनकी बेटी अब मेरी आदी हो गई थी, इतनी ज्यादा आदी हो गई कि मेरे बिना उसका दिल ही नहीं लगता था। इस सब में लगभग 4 महीने गुजर गए थे। मैंने जब देखा कि विद्या ठीक हो गई तो मैंने विवेक साहब से कहा कि मैंने आपकी बेटी को ठीक कर दिया। आप मुझे हर महीने इस काम की सैलरी दिया करते थे, जिससे धीरे धीरे मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए। मगर अब मैं ये काम नहीं कर सकता। अब मैं आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नॉर्मल हो गई। मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। तुमने मेरी बेटी को ठीक करने में बहुत मेहनत की। ये जो कुछ भी है मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ साथ तुम्हारा भी हो जाएगा। बताओ, तुम्हें ये ऑफर मंजूर है? मैंने कहा, मुझे आपकी ये ऑफर हरगिज भी मंजूर नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूं, तो आपकी बेटी ठीक हो गई, मगर मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। मेरे दिल में आज भी करुणा बसी हुई है। मैंने आपकी बेटी को ये सोचकर ठीक नहीं किया कि मुझे आपकी दौलत का लालच है, बल्कि मैंने उसे ये सोचकर ठीक किया कि एक पिता अपनी बेटी से दूर ना रहे, उसे उसकी बेटी पहले की तरह वापस मिल जाए। माफ कीजिएगा सर, आप सिर्फ मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दीजिए। कल से मैं आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब से मेरा आपका ऑफिस में ही सामना हुआ करेगा। मेरी बात से ना जाने क्यों उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। मैं वहां से वापस आने लगा था। करुणा ने शायद हम दोनों की बातें सुन ली थी। वो रोते हुए अपने पापा के पास आई और उनसे कहने लगी कि पापा, इसे रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, प्लीज पापा। तभी विवेक साहब ने मुझे बुलवाया और कहने लगे कि मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत करने लगी है, वो दोबारा बिखर जाएगी। मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, मगर उससे मोहब्बत करने का दिखावा तो कर सकते हो ना। मैंने उनकी बात सुनकर कहा कि आपको अपनी बेटी से इनकार कर देना चाहिए था कि चाहे जो हो जाए मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं आज भी करुणा से मोहब्बत करता हूँ और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अभी भी शमशान घाट हर रात जाकर करुणा से बातें करता हूँ। तो वो कहने लगे कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का क्या कसूर है? मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ दिखावा करने के लिए भी तैयार हूँ। अब मैं विद्या के साथ रहने लगा, क्योंकि विद्या को मैं घर से बाहर लेकर जाता था। उसको मैंने बाहर की दुनिया दिखाई थी और अब भी वो ऐसा ही चाहती थी। मैंने उसको निराश नहीं होने दिया, पूरी तरह से उसका ख्याल रखा। मुझसे जितना होता मैं उसके लिए किया करता था। वो मेरे साथ हर जगह घूमने जाती थी। एक दिन विद्या और मैं एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। जब विद्या अपनी मर्जी के कपड़े ले रही थी और मुझे दिखा रही थी, अभी विद्या चेंजिंग रूम में ड्रेस पहनने के लिए गई हुई थी, जब अचानक मेरी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, जबकि उसे पूरे 1.5 साल बाद देखकर मेरी आंखों में भी नमी आ गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई मरा हुआ इंसान जिंदा वापस लौटकर आ सकता है? मगर मैं करुणा को साफ साफ देख सकता था। उसने मेरे करीब आकर मुझे झंझोड़ दिया। मेरे सामने आकर जब उसने मेरा नाम लिया, तब मैं एक झटके से होश में आया था। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। मैंने कहा, करुणा, तुम जिंदा हो या फिर मैं अपनी आंखों से कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने करुणा के शरीर को छूकर देखा तो वो हकीकत में मेरे सामने थी। मैं झट से उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखों में बेहद आंसू थे। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और कहने लगी कि बेवफा इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया। ये वही लड़की है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। मैंने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कौन लड़की, कैसी लड़की? और तुम जिंदा हो तो फिर वो कौन थी जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा? मेरी बात सुनकर करुणा चौंक गई। उसने कहा, तुम ये मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी चिता अपनी आंखों से जलती हुई देखी थी, बल्कि न्यूज में दिखाया गया था कि तुम्हारी मौत हो गई। करुणा कहने लगी कि नीरज, तुम और कितना झूठ बोलोगे? उसने मुझसे कहा कि तुम धोखेबाज हो,
तुमने मुझे धोखा दिया, मगर मैं उसके मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुन सकता था। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। मैंने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम पिछले 1 साल से कहाँ थी? तो वो कहने लगी कि तुम कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम जिंदा थी तो तुम कहाँ थी? वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था? तुम्हारा तो कार से इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि तुम्हारी मौके पर ही मौत हो गई थी, और मैं हर रात शमशान घाट में जाकर तुम्हारी यादों के सहारे पूरी रात गुजार देता हूँ, वहाँ अकेले ही बातें करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मेरे पापा जब तुमसे मिलने के लिए गए थे तो तुमने उनसे कहा था कि तुम मुझ जैसी अमीरजादी लड़की के पैसों पर सिर्फ ऐश करना चाहते थे, शादी करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। तुमने मेरे पापा की इंसल्ट कर दी थी और अब तुम मुझे अपनी झूठी कहानी सुना रहे हो। मैंने उसे चौंक कर देखा और कहा कि झूठी कहानी तो तुम सुना रही हो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, और जितनी भी बात तुम मुझे बता रही हो वो सब झूठ है। मैंने तुम्हारे पापा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो उनसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी शादी मुझ जैसे गरीब इंसान के साथ नहीं करवा सकते। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरे पापा मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा है कि तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पलटकर कभी कॉल नहीं की। तुम्हारी बेवफाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर मैं ये शहर छोड़कर ही अगले दिन चली गई थी। मैंने कहा, तुम भी तो मुझे फोन कर सकती थी ना। तुम्हारे पापा ने कहा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, इसी में मेरी बेहतरी होगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इंतजार था कि तुम ही मुझे फोन करोगी, मगर तुमने कभी पलटकर मुझे फोन नहीं किया। भला मैं तुम्हें फोन कैसे कर सकता था? मैं मजबूर था। तुम्हारे पापा मुझे हम दोनों के रिश्ते के लिए साफ इनकार करके जा चुके थे। उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। करुणा ने अजीब सा मुंह बनाया और कहने लगी कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैंने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी यकीन दिला देता हूँ। करुणा कहने लगी कि यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हुई है। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मेरे पीछे विद्या खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय वो वहां से चली गई। मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, मगर वो अपने ड्राइवर के साथ घर जा चुकी थी। शायद वो हम दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी, मगर करुणा बार बार मुझसे कह रही थी कि ये लड़की कौन है। मैंने उसे इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ शमशान घाट लेकर चला गया, जहाँ पर शमशान घाट का गार्ड बैठा हुआ था। आज जब मैं करुणा को वहाँ लेकर दिन में पहुँचा तो उसने हैरानी जताते हुए कहा कि साहब, आप तो हर रात को यहाँ पर आते हो, आज दिन में कैसे आ गए? मैंने करुणा को बताया कि मैं हमेशा यहाँ तुम्हारी याद में आता हूँ। जिस जगह तुम्हारी चिता जली थी वहाँ बैठकर रोता हूँ, तुम्हारी यादों से बातें करता हूँ। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि मैं सच कह रहा हूँ। गार्ड की बातें सुनकर तो करुणा को यकीन आ गया था। करुणा ने कहा कि उसके पापा ने उसे ये कहा था कि मैं सिर्फ करुणा के साथ टाइम पास कर रहा था, मैं उस जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। एक बार करुणा को मुझसे इस बारे में पूछ तो लेना चाहिए था। करुणा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि करुणा को ऐसा लगा था जैसे मैंने उसके साथ बेवफाई कर दी है। उसके पापा ने मेरे खिलाफ उसको बहुत भड़काया और फिर अगले ही दिन उसे उसके मामा जी के घर भेज दिया, जहाँ से वो पूरे 1 साल बाद यहाँ वापस आई। यहाँ तक कि इस दौरान उसने अपने नंबर भी चेंज कर दिए, अपनी ईमेल आईडी और अपनी हर पहचान बदल दी। उसके पापा ने धोखाधड़ी की थी। कार का एक्सीडेंट होने वाली खबर और करुणा की मौत वाली खबर, यहाँ तक कि करुणा की चिता जलाने वाली खबर भी झूठी थी। ये सब एक नाटक के तौर पर अंजाम दिया गया था। करुणा वहाँ से अपने पापा के पास चली गई और साथ साथ मुझे भी ले गई थी। उसके पापा उसका रिश्ता तय कर चुके थे। उसकी शादी होने में अब कुछ ही दिन रह गए थे। यहाँ पर वो अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग कर रही थी और इधर मैं विद्या के साथ शॉपिंग कर रहा था। उसका मंगेतर उसे कोई अर्जेंट काम आ जाने की वजह से मॉल में ही छोड़कर चला गया था, जबकि मैं विद्या के साथ मौजूद था और उसने मुझे वहाँ देख लिया था। तब उसे यही लगा कि मैंने उसे विद्या की खातिर ही छोड़ा है। जब करुणा ने अपने पापा का सामना किया और उनको सारी हकीकत बताई तो वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। अभी भी उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो सारी सच्चाई जान चुकी थी। उसे यकीन आ गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और वो समझ गई थी कि असल दोषी कौन है।
किसने हम दोनों के बीच गलत फहमियां फैलाई। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आपने अपनी बेटी की खुशियां उससे छीन ली। आप कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। आपने अपनी ही बेटी को जीते जी मार दिया। पूरे शहर में ये न्यूज़ चला दी कि आपकी बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यहाँ तक कि अपनी बेटी की जगह किसी और की चिता को जलाकर ये साबित कर दिया कि आपकी बेटी की चिता जलाई गई है। फिर तो आपकी बेटी आपके लिए सच में मर गई। उसके पापा कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। दरअसल मैं तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ नहीं करवाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो अमीर हो और जो हमारे स्टैंडर्ड का हो। करुणा कहने लगी, मगर मेरी खुशी तो नीरज के साथ थी। मैं नीरज के साथ किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार थी, मगर आपने अपनी बेटी की खुशियों को दबा दिया। आपने अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचने के बजाय अपने स्टैंडर्ड के बारे में सोचा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरा दिल तोड़ा है, यहाँ तक कि मुझे मेरी मोहब्बत से अलग किया। यही वजह थी ना कि आप मुझे मामा जी के घर से कभी यहाँ आने ही नहीं देते थे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे सामने मेरी शादी होने से पहले ही सारी सच्चाई खुलकर आ गई। अगर मेरी शादी हो जाती और बाद में मुझे ये सब कुछ पता चलता तो मुझे बेहद अफसोस होता। अब मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके पापा उसे रोकते रह गए थे और बुरी तरह से रो रहे थे। उसकी मम्मी भी उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अपने किए की माफी करुणा मुझसे मांग चुकी थी। मैं करुणा का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आ रहा था जब उसके पापा ने हम दोनों को रोक लिया। वो अपने किए की माफी गिड़गिड़ाकर मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। उधर विवेक साहब मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि विद्या ने मेरी और करुणा की सारी बातें सुन ली थी जो कि वो अपने पिता को बता चुकी थी। करुणा के घर का मैटर तो सॉल्व हो गया था। उसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि उन दोनों ने ही मिलकर ये सब कुछ जो किया था। उधर मैंने विवेक साहब से बात की। उनका कहना था कि तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया। वो तुम्हारे लिए अपने दिल में फीलिंग्स जगाने लगी थी। मैंने उनसे कहा, मगर मैं आपकी बेटी से मोहब्बत नहीं करता था। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मुझे ना तो आपकी दौलत का लालच है और ना ही आपकी बेटी का। मैं अपनी करुणा से मोहब्बत करता हूँ और मेरी करुणा वापस लौट आई है। ये बात सुनकर वो शर्मिंदा हुए थे। उन्हें भी यकीन नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करवा सकते थे। उन्होंने यही सोचा था कि वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे और अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा देंगे, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता था। मेरी और करुणा की शादी उसके पापा ने खुशी खुशी करवा दी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी का पहले ही काफी दिल दुखा चुके थे, अब और नहीं दुखा सकते थे। हम दोनों की शादी ज्यादा धूमधाम से तो नहीं हुई, मगर करुणा के पापा ने किसी तरह की कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। हम दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिनों के बाद पता चला कि विद्या और करुणा के मंगेतर की आपस में शादी हो गई, क्योंकि मेरी और करुणा की शादी में विद्या और करुणा का मंगेतर उमेश आए थे। तो उनके पेरेंट्स ने आपस में अपने बच्चों के लिए उन दोनों को पसंद कर लिया और इस तरह उन दोनों की भी शादी हो गई। अपने बच्चों के साथ धोखा करना, एक दूसरे के दिलों में गलतफहमी पैदा करना, ये सारी ही बातें आने वाले समय में बहुत दिल दुखा देती हैं और उसकी सजा हमें दुनिया में ही मिलकर रहती है। करुणा के पापा ने भले ही उसकी शादी मेरे साथ करवा दी, मगर करुणा ने आज तक उन्हें माफ नहीं किया। उसके दिल में अभी तक उनके लिए वो जगह नहीं बन पाई जो कि पहले थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।